जी आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में हमने लास्ट इससे पहले भी डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज कर देता हूँ कि हम ये अस्यूम करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज या होमोजेनियस है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट मार्केट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अच्छा, अब ये इस तरह की जब कंडीशंस मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होंगी, स्पेशली कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट या स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो इस कंडीशन में ये होगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस जो होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। यानी कि मार्केट में अगर एक बॉल पेन जो है वो सेल हो रहा है और वही ब्रांड मौजूद है, सब उसी ब्रांड को परचेज और सेल कर रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर पर्टिकुलर शेयर के बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और स्टॉक मार्केट में अगर बहुत सारे जो हैं वो उसके बायर एंड सेलर्स मौजूद हैं, तो उस सूरत में ये होगा कि हर एक जो होगा वो टोटल मार्केट का एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट बन जाएगा, बायर भी एंड सेलर भी। ठीक है, और इस वजह से ये होगा कि सब जो है वो जो भी प्राइस मार्केट मार्केट में डिटरमिन होंगे थ्रू सप्लाई, उसी प्राइस को फॉलो करेंगे। कोई उस प्राइस को चेंज एक इंडिविजुअल बायर या सेलर चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, प्योर कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल मार्केट है बेसिकली, और ये मार्केट अदर मार्केट्स को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ये इसी के जो रिजल्ट्स होते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स को हम अदर मार्केट से कंपेयर करके बताते हैं कि जी आप एक आइडियल मार्केट से के कितना करीब हैं या कितना दूर हैं। तो मॉडल भी ये सिंपल होता है, और ये इसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट जो होती है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। अच्छा, अब हमने जैसा कहा है आपसे कि इस प्योर कंपटीशन में कंज्यूमर एंड बायर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि प्राइस को कंट्रोल नहीं करते बल्कि प्राइस जो होते हैं, जो गिवन प्राइस होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो अब इसी बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। इस बुक में जैसे इन्होंने ये आपके साथ शेयर हुई होगी, ये फिगर 21.1 पेज 402 पर, के प्राइस जो है वो अस्यूम कर लिए हैं कि 131 है। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू मार्केट में प्राइस जो है 131 डिटरमिन हो गए। और नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटीज दी हुई है, देखिए 0 से लेके 10 तक। अब प्राइस 131 है, आप सेल करना चाहें या ना करना चाहें, देखें यहाँ पे ये शो रहा है मार्केट में प्राइस होंगे वो 131 ही रहेंगे, क्योंकि आप जो है वो टोटल मार्केट का बहुत ही, एज ए प्रोड्यूसर अगर हम बात कर रहे हैं या एज ए कंज्यूमर बात करें, तो टोटल मार्केट का एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि प्राइस जो होंगे 131 रहेंगे, क्वांटिटी आपकी कम या ज़्यादा हो, जैसे सेकंड कॉलम में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट बिकम्स टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया 0, 131, 262। बड़ा सिंपल है कि ये आपने प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास वैल्यूज आ गई, तो जीरो का अगेंस्ट जीरो रेवेन्यू होगा, और जब क्वांटिटी आपकी 10 हो जाएगी तो रेवेन्यू इट बिकम्स 1310। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में 1 यूनिट चेंज की वजह से टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आ रहा है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि अब टोटल रेवेन्यू में आप देखें, क्वांटिटी आपने चेंज की 0 से 1, तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ गया, 0 से 131, तो चेंज कितना आया 131 का। क्वांटिटी आपने चेंज की 1 से 2, टोटल रेवेन्यू आपके इंक्रीज हो गया 131 से 262, कितना चेंज आया 131 अगेन। इसी तरह से अगर आप चले जाएं 9 से 10, जब आप गए तो आपका टोटल रेवेन्यू चेंज हुआ 1179 से इंक्रीज होकर 1310, तो अगेन जो चेंज आया दैट इज 131। तो जब आपके पास प्राइस लेवल कांस्टेंट होगा, याद रखें, तो मार्जिन रेवेन्यू भी आपके पास इक्वल टू प्राइस ही होगा। ठीक है। अब अगर मैं ये आपके साथ कुछ और भी चीज़ें शेयर करना चाहूँ इसी हवाले से, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो प्योर कंपटीशन में जो रिलेशनशिप निकला वो ये निकला कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एक चीज़ और भी है,
दैट इज आल्सो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, ये बात याद रखिए कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू होगा आपके पास टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, मार्जिन रेवेन्यू की डेफिनेशन तो आपने आपको बताई मैंने, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू change in total revenue due to change in quantity। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा मार्जिन रेवेन्यू। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो ड्यू टू की जगह पे बेसिकली क्या आ जाएगा, डिवीजन की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ही मैंने कहा आपसे कि हमेशा होते हैं, और एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। implies that के एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू क्या होंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ चाहूँ तो, where where total revenue is equal to price into quantity। अच्छा, अब एवरेज रेवेन्यू हो गया प्राइस, हाँ, एवरेज रेवेन्यू होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि इस एवरेज रेवेन्यू टोटल एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया पी इनटू क्यू, एंड ये क्यू एज इट इज रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू और ये क्यू जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्यू और ये क्यू हो गए कैंसिल। ठीक है, तो अब आपके पास क्या रह गया नीचे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि हमेशा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, ये सब हम कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि हमने मार्जिन रेवेन्यू क्यों फाइंड आउट किया, एवरेज रेवेन्यू क्यों फाइंड आउट किया, ये एक इशू है ना। तो अब ये कुछ बेसिकली हम देखिए ये गिवन लेते हैं हम इन कंडीशंस को, ड्राइव हमें इस कोर्स में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ग्राफिकली इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टू कंडीशंस हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन, जिसको अगर हम चाहें कंबाइन तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, इसकी टू कंडीशंस हैं। कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉस मिनिमाइजेशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue। ठीक है,
ये टू कंडीशंस हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की या लॉस मिनिमाइजेशन की, याद आपने ये आपने याद रखनी है। हर मार्केट में ये कंडीशंस होंगी, वो फुलफिल हो रही होंगी। उसी कंडीशन में अगर लॉस होगा तो मिनिमाइज होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज होगा। और इन्हीं कंडीशंस के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि आइदर हम प्रोडक्शन करें इन द केस ऑफ लॉस, या शट डाउन करते हैं इन द शॉर्ट रन। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट को तो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है ना। अच्छा, इन इन कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें हर मार्केट में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की ज़रूरत है। मार्जिनल कॉस्ट के रेफरेंस से हम ये कहते हैं कि जी हमने जो कॉस्ट ऑफ टिपिकल कॉस्ट ऑफ पढ़े हैं, जो यू शेप कर्व आता है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ये इस कोर्स में हम उसी कॉस्ट ऑफ को फॉलो करेंगे। ये हमारा assumption है ना। तो इससे हमारा सिंपल हो गया कि हमने जो एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ को समझ लिया है वही हमारे काम आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू जो है बेसिकली वो तो निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी से या टोटल रेवेन्यू से, और वो मार्केट टू मार्केट उसका बिहेवियर चेंज होगा। अभी हमने जो प्योर कंपटीशन में अजम्पशंस लिए और उसके बाद ग्राफिक टेबल के थ्रू हमने देखा कि हमारे पास प्राइस का लेवल जो है वो कांस्टेंट होता है प्योर कंपटीशन में। आइदर गुड्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस सेल करें या कम करें, या ज़्यादा परचेज करें या कम परचेज करें। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि प्राइस, मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम रहता है। जब मार्जिन रेवेन्यू आपके पास सेम है और क्वांटिटीज आपकी कम ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी बेसिकली आपके पास इस तरह की। यहाँ बनाते हैं। अगर ये आपके पास है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू डिवाइड बाई प्राइस डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू, ये तीन आपके पास वेरिएबल्स आ गए। इस एक्सिस पे कॉमा होना चाहिए था बीच में, और इस एक्सिस पे आपके पास है क्वांटिटी। ठीक है, तो जो हमने डेटा लिया है इसके अकॉर्डिंगली क्या हमारे पास पोजीशन आ रही है, ये पोजीशन आ रही है। ठीक है, अब आप देखें कि आपकी वैल्यू जो है वो क्वांटिटी 0 से 10 तक वेरी कर रही है, लेकिन प्राइस लेवल कांस्टेंट है, दैट इज़ 131। और इसकी वजह से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जिसका इंटरसेप्ट 131 है। और हमें ये बात अभी हमने देखी है कि प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, सब सेम होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम बता सकते हैं कि मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू 0 के अगेंस्ट कितनी है 131, 10 के अगेंस्ट कितनी है 131, 5 के अगेंस्ट कितनी है 131। तो हमें इस मार्जिन रेवेन्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा क्वेश्चन है स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू। अब ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, सॉरी, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप क्या है, ज़ीरो। स्लोप ऑफ सर ये मार्जिन मार्जिनल रेवेन्यू रेवेन्यू जो इज है वो 0 पे 131 कैसे है? ज़ीरो। ठीक है, तो अब हमें इसकी दोनों कंडीशंस पता चल गई कि मार्जिन रेवेन्यू एंड स्लोप ऑफ मार्जिन रेवेन्यू हमें मालूम चल गया बिल्कुल। स्लोप 0 है एंड मार्जिन रेवेन्यू इज़ 131। अगर हम कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट की, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन भी मेरे ख्याल से मौजूद है हमारे पास पहले से। ये देखिए, ये आपके पास है मार्जिनल कॉस्ट और इस एक्सिस पे आपके पास है क्वांटिटी।
ठीक है। और अगर आप ये शेप इसकी प्लॉट करना चाहें, ठीक है, यही शेप हमने पढ़ी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ की, कि इनिशियली एज नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस, देन इट रीचेस इट्स मिनिमम, and then further if quantity increases then marginal cost also increases। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट है इसका। अगर हम टेंजेंट इसको लें तो ये हमारे पास आएगा मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और हमें मालूम है टेंजेंट की क्वालिटी के यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, 0। अब हमें देखें तीन तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है इसका, स्लोप इज नेगेटिव। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें तो स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें इस पोर्शन में तो स्लोप इज पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे बात करें मिनिमम पॉइंट पे तो स्लोप इज 0। ठीक है, ये हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्लोप, क्लियर है? ये हमने इन टर्म्स ऑफ स्लोप बात की है सारी। एक पॉइंट हमने ये लिया, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज 0 एंड स्लोप इज पॉजिटिव। सेकंड हमने ये भी बता दिया कि इस क्वांटिटी के अगेंस्ट मार्जिनल कॉस्ट की ये वैल्यू है, इस क्वांटिटी के अगेंस्ट मार्जिनल कॉस्ट की ये वैल्यू है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, स्लोप भी एंड वैल्यूज भी। तो हमने ये वाला पोर्शन भी कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको बुक के साथ शेयर करें, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्कस कर रहे थे, तो मार्जिनल कॉस्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लू ये जो लाइन है इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे हम देखें कि तीन तरह के स्लोप, अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्लोप बात करें तो 3 टाइप्स के स्लोप हमें नजर आ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पर। इनिशियली स्लोप इसका नेगेटिव है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है एंड मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। देन मिनिमम लेवल पे आया और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लें तो इट बिकम्स स्लोप बिकम्स 0। और देन हम अगर ये फोर्स से जब हम आगे क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज पॉजिटिव। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे हमें थ्री टाइप्स के डिफरेंट स्लोप्स डिफरेंट रीजन्स में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कोई रिव्यू करें मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो हम ये देखेंगे कि व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस देन मार्जिनल कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेस। ये देखिए आप, इस पोर्शन में जब ये डिक्रीज हो रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। देन मार्जिनल कॉस्ट intersect average variable cost and average total cost at their minimum। जो मिनिमम पॉइंट्स हैं एटीसी का और एनएबीसी का, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा इंटरसेक्ट करेगा जब भी हम टिपिकल कॉस्ट कर्व्स को डिस्कस कर रहे होंगे। देन थर्ड रिलेशनशिप ये आता है कि व्हेन एटीसी एंड एबीसी इंक्रीजेस देन एमसी आल्सो इंक्रीजेस। अगर आप इस पोर्शन में आए तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का पॉजिटिव स्लोप है और इसके साथ साथ एटीसी का एंड एबीसी का कर्व जो है ये भी पॉजिटिव है। तो अब आप ये देखिए कि इस पोर्शन में जहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे ये पोर्शन पॉजिटिव है, तो एटीसी एबीसी एंड एमसी इंक्रीज हो रहे हैं। इससे पहले वाले पोर्शन में जब ये डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। देन ये जो एटीसी और एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट्स है, लोएस्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्री जब भी आप डायग्राम्स बनाएंगे एबीसी एटीसी और एमसी की, तो इन इन थ्री रिलेशनशिप्स को हमेशा कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने वही कंडीशंस पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशंस पे। तो हमने ये देखा था कि हमने ये कहा था कि टू कंडीशंस हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ऑप्टिमाइजेशन की। नंबर वन, स्लो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ
इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें दोनों तरह की चीज़ें नज़र आ गई हैं इसके अंदर। मतलब ये है कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू के अगेंस्ट इसका स्लोप भी मालूम है और हमें उसकी वैल्यूज़ भी मालूम है। हम देख सकते हैं कि 0 के अगेंस्ट इसकी वैल्यू 131 है और 10 के अगेंस्ट भी 131 है, एंड अदर वैल्यूज़ के अगेंस्ट भी प्योर कंपटीशन में प्राइस लेवल सेम होगा और वो इस गिवन एग्जांपल में 131 है। और हमें स्लोप भी मालूम है कि इसका स्लोप 0 है। इसी तरह से अगर हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ को देखें तो हमें मालूम है कि इस पर 3 डिफरेंट स्लोप्स एग्जिस्ट करें, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। और सिमिलरली हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अगेंस्ट हम इसकी मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज़ भी हम रीड कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे। अब हम इन कर्व्स को एक दूसरे को सिंपल मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं ताकि इन कंडीशंस को हम ग्राफिकली वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो ये कर्व मैं एक दफ़ा और बना देता हूँ आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट है एंड मार्जिनल रेवेन्यू है, ओब्वियसली प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू भी है। ठीक है, और इस एक्सिस पे आपके पास है क्वांटिटी। अब अगर आप यहाँ पे ही देखें तो आपको आप ये देख सकते हैं कि E1 एंड E2 बोथ पॉइंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन को, वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, तो एम सी इक्वल टू एम आर है, और E2 पर भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इम्प्लाइज दैट एम सी इक्वल टू एम आर। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है उससे वो सिर्फ इस पॉइंट पे होल्ड कर रही है E2 पर, वेयर MC का स्लोप ज़्यादा है MR के स्लोप से। MC स्लोप इज पॉजिटिव वेयर MR स्लोप इज 0। E1 पे भी क्या पोजीशन है, वाइस वर्सा है कि MC का स्लोप नेगेटिव है और MR का स्लोप 0 है। ठीक है ना, तो E1 पे सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, जबकि E2 पर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा हमारे पास वो यही होगा, और इसके थ्रू जो है वो हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको, लेकिन ये तो हमने कह दिया है कंडीशंस देख के कि ये जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ठीक है, ये अब हम ग्राफिकली इसे वेरीफाई भी कर देते हैं कि ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर E1 पे हम आए तो E1 पे हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर हम इसी पॉइंट को लें यहाँ पे, सपोज ये है आपके पास E1, और सपोज यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है आउटपुट की वो है 3। ठीक है, 3 यूनिट्स आप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 3 यूनिट से
पहले क्या पोजीशन है या 3 यूनिट्स पे क्या पोजीशन है, 3 यूनिट्स पे ये कि MC इक्वल टू MR है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें, करंट एग्जांपल में 131 में, तो हम कहेंगे थर्ड यूनिट के अगेंस्ट हमें रेवेन्यू मिल रहा है कितना, 131, और थर्ड यूनिट मार्जिन रेवेन्यू, और थर्ड यूनिट के अगेंस्ट हमारी मार्जिन कॉस्ट कितनी आ रही है, 131। ठीक है, लेकिन इससे अगर हम पहले जाएं, सपोज ये यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अगेंस्ट क्या पोजीशन है, यूनिट 1 के अगेंस्ट बड़ी पोजीशन जो है वो फेवर में नहीं है आपके। ठीक है, फेवर में क्यों नहीं है ये देखिए आप, ये आ गया यूनिट 1 और ये आ गया यूनिट 2। अगर मैं चाहूँ तो इसको लेबल भी कर सकता हूँ, ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, 1 के अगेंस्ट क्या पोजीशन है अभी देखिए, आपको मिल रहा है, क्योंकि प्राइस 131 है तो 131 आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है 131 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आपको रेवेन्यू कम मिल रहा है। सेकंड यूनिट के अगेंस्ट क्या पोजीशन है, अगेन जब आपने सेकंड यूनिट सेल किया तो मार्केट में प्राइस है 131, तो आपको 131 एक और मिल गया, तो ये आपके हो गए 262। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट अभी आपकी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो अक्यूमुलेट होकर ज़्यादा हो गई है, जबकि टोटल रेवेन्यू उस टोटल कॉस्ट से कम है। थर्ड यूनिट के अगेंस्ट क्या पोजीशन है, थर्ड यूनिट के अगेंस्ट ये हुआ है कि थर्ड यूनिट जब आपने सेल किया तो अगेन आपको 131, क्योंकि मार्केट प्राइस 131 थे तो मार्जिन रेवेन्यू आपको 131 रिसीव हो गया। लेकिन आपकी अच्छा इस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट इसके इक्वल आ गई है, विच इज आल्सो इक्वल टू 131। तो सिर्फ थर्ड पॉइंट के अगेंस्ट ये हुआ है, थर्ड आउटपुट यूनिट के अगेंस्ट ये हुआ है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू इक्वल है। लेकिन इससे पहले 1 और 2 के अगेंस्ट ये हो रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा थी और मार्जिन रेवेन्यू कम था। इसका मतलब ये कि थर्ड यूनिट तक आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है। अच्छा, जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, अब आप ये देखिए, ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है, किससे, 131 से। जैसे जैसे आपको आउटपुट आपको बढ़ता जाएगा आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी। ये पूरा गैप जो है ये शो कर रहा है आपके प्रॉफिट का पोर्शन है, ये आपके टोटल रेवेन्यू को ये एक्यूमुलेट करेगा पॉजिटिवली। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बताता हूँ, ये सपोज फोर्थ यूनिट है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, इसी तरह से 9 होगा और फिर 10 होगा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हर पोर्शन, हर आउटपुट के अगेंस्ट आप ये देखिए कि आपका मार्जिनल कॉस्ट बिलो है और मार्जिन रेवेन्यू अब है, विच इज इक्वल टू 131। तो हर यूनिट के अगेंस्ट जब फर्दर आप एक्यूमुलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 के बाद से, आपके प्रॉफिट में या रेवेन्यू में एडिशन होता जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक होगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे अगेन आप पोजीशन वही सेम आ गई कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन इससे जब आप ऊपर ऊपर जाएंगे, अबव बढ़ेंगे इससे, तो क्या पोजीशन है यहाँ पे, जैसे अगर आप आते हैं आगे 11 यूनिट पे फॉर एग्जांपल, तो अब पोजीशन ये है कि आपको मालूम है कि मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर ही ऊपर लाई करेगा देन मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज ही होना है, टिपिकल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट ने अब इंक्रीज होगा। तो अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, जबकि हमारा रेवेन्यू जो है वो उसके उसके मुकाबले में कम बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम E2 से आगे बढ़ेंगे तो हमारा इनिशियली हमारा प्रॉफिट ख़त्म होगा और फिर उसके बाद हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हम E2 पे स्टॉप कर जाते हैं। और ये जो हमने कंडीशंस मैथमेटिकली गिवन ली थी वो यहाँ पे ग्राफिकली प्रूव होती हैं कि E2 पे, क्योंकि स्लोप ऑफ MC is equal to slope of MR and sorry, slope of MC is greater than slope of MR है, and फर्स्ट कंडीशन के MC इक्वल टू MR है, वो दोनों E2 पे मीट कर रही हैं और यही हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी इस गिवन एग्जांपल में। या अगर हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लॉस को मिनिमाइज करती है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो कंडीशंस हमने मैथमेटिकली ली थी वो हमने ग्राफिकली उनको शो कर दिया है कि यही कंडीशंस जो हैं वो प्रॉफिट
या लॉस ये ऑप्टिमाइजेशन को करती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए। फोर कंडीशंस हैं जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे कंपटीशन के मार्केट में। पहला है कि प्रॉफिट इज पॉजिटिव। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे मैं। एक है आपके पास के प्रॉफिट इज पॉजिटिव। फिर इसके बाद आपके पास सेकंड है कि प्रॉफिट इज जीरो या ब्रेक इवन जिसको कहते हैं, प्रॉफिट इज जीरो। फिर आपके पास है लॉस। लॉस के केसेस में दो केस बनते हैं कि लॉस इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट और लॉस इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि ये ग्रेटर देन लेस देन पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं। पहले हम प्रॉफिट पॉजिटिव और प्रॉफिट जीरो को देख लेते हैं। ठीक, अब हम ये दोबारा से बुक की तरफ जा रहे हैं। बुक शेयर करता हूँ आपके साथ। ये तो हमने डिस्कस कर ली है आपसे कॉस्ट कर्व्स को। अच्छा, ये जो आप कहते हैं ना कि किस तरह के वो आप वाइवा में ले सकते हैं, जैसे अभी ये डायग्राम के नीचे आप देखें ये दिया हुआ है क्विक क्विज। ठीक है ना, तो ये आंसर्स भी मौजूद हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे ये दूसरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके अगेंस्ट आप कोई क्विज आप देख लें। और भी बताऊंगा आपको। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ पे। ये देखिए ये की डायग्राम की ग्राफ शो हो रही है आपके साथ, शेयर हो रही है फिगर 21.3। ठीक है, हो रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमने वही मार्जिन रेवेन्यू कब लिया था। देखिए प्राइस दी हुई 131। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्राइस इक्वल टू 131 और इसके अगेंस्ट ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, दैट इज मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये लेबल भी किया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट का भी आपके पास आ गया। ये इसने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे आप देखें इन्होंने कंडीशन लिखी है MC इज इक्वल टू MR। ये आ गई 9। टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस होंगे वो 9 यूनिट्स होंगे और इसके अगेंस्ट ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। MC इक्वल टू MR एंड स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। अब हमने ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा आसान केस है। अगर आपके पास जो है वो प्रॉफिट होगा तो उस सूरत में आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट होगी वो प्राइस से बिलो लाई करेगी। और अगर आपके पास जीरो प्रॉफिट होगा तो एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस आपस में इक्वल हो जाएंगे। भारत अभी हम प्रॉफिट वाला केस कर रहे हैं तो ये आप देखें कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो आपने प्लॉट की इस तरह से प्लॉट की कि ये कंडीशंस अपनी फुलफिल कर रही है, यानी कि जो इसका मिनिमम पॉइंट है ATC का वहाँ से मार्जिनल कॉस्ट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो रहा है कि दूसरा पॉइंट आपने ये ख्याल रखा है कि प्राइस जो है जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट था उसके मुकाबले में एवरेज टोटल कॉस्ट उस पॉइंट पे प्राइस से नीचे लाई करेगी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइस से नीचे। अब आप इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 9 यूनिट्स हैं और प्राइस कितने हैं आपके पास 131। तो अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मुझे करके बताइए कि क्या वैल्यू आती है टोटल कॉस्ट की, टोटल रेवेन्यू की। आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट ही देखिए गिवन है 100 से। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल रेवेन्यू क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा। 5 मिनट का टाइम है आपको।